तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सिंस इट्स आवर फर्स्ट क्लास, अभी अपन को बहुत लंबा टाइम साथ में व्यतीत करना है। तो माय नेम इज अंतरा थाड़ा एंड currently आई एम परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम बीआरसी मुंबई, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही। एंड हाँ, ये तीनों डिग्रीज वेंट थ्रू आईसीएआर ओनली, यूजी पीजी एंड पीएचडी। और उसके अलावा बाकी चीजें, इफ यू फील लाइक और भी अगर क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर, एवरीथिंग, गेट लाइफ साइंसेस, ये सब एग्जाम्स मेरे क्वालिफाइड है। आईसीआर, नेट, एएसआरबी, एआरएस, प्री, मेंस, इंटरव्यू के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी ड्यू टू डिग्री, ऑल दीज थिंग्स। तो आप लोग आराम से मेरे ऊपर ट्रस्ट करके जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे से ट्रस्ट करके उस चीज को पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रख के, ओपन माइंड रख के जेनेटिक्स को पढ़ना। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स मुझे एग्रीकल्चर के अंदर लगता है। रीजन बीइंग बहुत लाइक फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में मोस्टली क्या होता है, जैसे अगर सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, थिंग्स लाइक दिस, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। और somebody's क्लास रिकॉर्ड होगा, क्लास रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगा, whoever is trying to record ना। या अनिल तुम कर रहे हो? कौन है डेल नाम से? हेलो। सो मूविंग ऑन, मैं जो बोल रही थी, क्लास को मेरा ही है, ठीक है ठीक है, ओके अनिल। अभी वापस रिक्वेस्ट सेंड मैं कर रही हूँ, रिकॉर्ड, नो नीड टू रिकॉर्ड। सो एज आई वाज सेइंग, थोड़ा सा ओपन माइंडेडली पढ़ना, बिकॉज क्या होता है ना कि हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशंस मिलती है मल्टीपल प्लेसेस से। तो जो भी बेस्ट होगा कि लाइक आप लोगों को एग्जाम्स के हिसाब से जो ऑप्शंस आने चाहिए या फिर जिस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताते रहूंगी। कौन से पार्ट से क्या चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देखो, कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का या कोई भी मेंटोर के थ्रू पढ़ने का सबसे मेन क्राइटेरिया ये रखना चाहिए, ये नहीं कि सामने वाला इंसान हमको पूरा स्पून फीड करेगा, एक एक चीज पढ़ाएगा। बिकॉज आप लोग बहुत आगे आ चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आपका। तो अभी जो है, बेसिक जो एक मेंटोर का काम रहता है कि लाइक आई विल टेल यू कि आपको किस तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उस पैराग्राफ में से किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज हम लोग बुक्स बहुत रीड कर लेते हैं, लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं आती है कि उस बुक में से या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर या उस पोर्शन में से किस तरीके का क्वेश्चन बन के आ सकता है, हमें उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को ये चीज, और ये क्रोमोसोम की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को पूरा सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको किसी भी चीज को रीड करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये अभी आपका आईसीआर पीजी क्लियर करने के लिए नहीं, आपको ये सब चीजें लाइफ टाइम काम आने वाली है। कहाँ से किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास में 10 टोटल टॉपिक्स है तो उन टॉपिक्स में से आपको खुद को ये चीज पता करना आना चाहिए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन सी चीज पूछी जा सकती है। और ये मैं अपनी सारी क्लासेस में बोलती हूँ कि बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो जहां पर भी आपको कोई भी एक्सेप्शन दिखता है, समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 30-40% तक बढ़ गए हैं। कितना भी ट्राई कर लो, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, और वही सबसे ज्यादा गलत होता है। तो जहां आपको जिस क्वेश्चन में एक्सेप्शन दिख गया, उसको एकदम गांठ बांध लो कि वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा थोड़ा सा इमेजिनेशन लेके चलना क्लासेस में, बिकॉज हम लोग एक 3D स्ट्रक्चर को 2D में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसा 3D स्ट्रक्चर जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। ओके गाइज,
आई थिंक इतना स्टार्टिंग लेक्चर काफी है, फिर ज्यादा बोर नहीं करती। ठीक है। वोकल रहना मेरी क्लास में, पहले ही बता रही हूँ, कोई चुपचाप माइक ऑफ करके नहीं बैठेगा। क्लास में साथ में वोकल रहना बहुत जरूरी है, टेंटेटिव रहना, अटेंटिव रहना। और मैं रैंडमली क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, आंसर कर देना, फिर बेइज्जती होगी, अच्छी नहीं लगेगी। हाँ ना, कुछ बता दो मेरे को, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ओके, सुन तो रहे हैं। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। क्रोमोसोम्स की स्पेलिंग को इग्नोर करते हुए, तो बेसिकली अगर हम क्रोमोसोम टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज, अच्छा हाँ, इंग्लिश हिंदी अपन दोनों ही चलेंगे। किसी को ऐसा है कि प्योर इंग्लिश वाला कोई इंसान है? लास्ट मेरी क्लास में साउथ इंडिया के दो बच्चे थे जिनको हिंदी समझ नहीं आता था, कोई है क्या? नहीं? हेलो। हिंदी नहीं समझता। कौन है ये जिसको हिंदी नहीं समझता? नाम बताओगे? कनिष्का। कनिष्का। ओके ओके, यू आर फ्रॉम? कर्नूल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके, we'll go bilingual, it's nothing like that। तो थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशनल हिंदी तो समझ में आता है, और you're totally unaware of हिंदी? यस मैम, थोड़ा थोड़ा समझ आता है। ठीक है ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द, देखो टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में ही चलेगी, तो यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन द दैट थिंग। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो है, आई ट्राई टू डू इट इन बोथ लैंग्वेजेस, ताकि आपको भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए, ठीक है? तो स्टार्टिंग विथ, जब हम क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्रोमोसोम? सब लोग बोलते रहते हैं क्रोमोसोम कहाँ पे लोकेटेड रहता है, कोई बताएगा मेरे को? सॉरी, थोड़ा माइक दूर करके बोलोगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के में। अंदर? ठीक है। न्यूक्लियस। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रेजेंट रहता है। तो क्रोमोसोम का काम क्या रहता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। करेक्ट। फिर डीएनए का क्या काम है? हम डीएनए से ही मिलके बना है, प्रोटीन और डीएनए से। प्रोटीन एंड डीएनए से मिलके क्रोमोसोम बना है। ओके, यस मैम। ठीक है। देखो बेसिकली डीएनए जो है ना, वो एक तरीके से क्रोमोसोम को ही स्ट्रक्चर हम लोग नाम देते हैं, बट एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर होता नहीं है। बेसिकली डीएनए को ही इस तरीके से अरेंज किया जाता है दैट इट समवॉट लुक्स लाइक दिस। अगर आप उसे ऐसे जूम इन करके देखेंगे ना, तो ये बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स ही रहेंगे जो कि आपस में बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, जिनको ऐसा शेप अज्यूम किया गया है, इस शेप में कॉइल किया गया है पर्टिकुलरली। तो इसको हम लोग, जो कॉइल्ड डीएनए रहता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, एज ही सेड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेसिकली ऐसा कुछ रहता नहीं है कि लाइक इट्स अ जिपलॉक बैग, जिसके अंदर, उस बैग के अंदर वी आर फिल्ड द डीएनए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ये कंफ्यूजन बहुत लोग को रहता है कि क्रोमोसोम इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, लाइक न्यूक्लियस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम सेल। अगर आप ओनली न्यूक्लियस को डिफाइन करने बोलेंगे, देन यू विल बी एबल टू सी दैट देयर इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। उस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो चीजें प्रेजेंट है, इट्स लाइक अ बैग जिसके अंदर चीजें डाल रखी है। क्रोमोसोम इज नॉट अ बैग, क्रोमोसोम इज नॉट अ स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम इज बेसिकली व्हाट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें जिन्होंने एक शेप अज्यूम कर रखी है। जैसे पानी होता है ना, पानी को हम किसी भी चीज में डाल देते हैं, वो उसका शेप अज्यूम कर लेता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे डीएनए ने क्या कर रखा है, क्रोमोसोम्स के मतलब शेप अज्यूम कर रखे हैं कुछ पर्टिकुलर, जिनको हम लोग क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। सो थोड़े बहुत हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस जो कि क्रोमोसोम्स के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, कि सबसे पहले टर्म किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था, 1888 के अंदर दिया था। स्ट्रक्चर एंड डिस्कवरी जो है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो दीज आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट। एक ने क्रोमोसोम टर्म दिया था, टर्म वाज गिवन बाय वाल्डेयर, वाइल उसकी डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने की थी कि देयर इज समथिंग नोन एज क्रोमोसोम्स।
इसे कॉमनली पहले रॉड शेप डार्क स्टेन्ड बॉडीज बोला जाता था। अब व्हाट डू यू मीन बाय डार्क स्टेन्ड बॉडीज? तो देखो ये टर्म बहुत बार आगे भी यूज आने वाला है स्टेनिंग से रिलेटेड। तो हम लोग जो है क्रोमोसोम को अगर ऐसे ही तुम सेल लोगे और सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो यू वोंट बी एबल टू सी द क्रोमोसोम और एनीथिंग इन सेल। तुम्हें बस एक ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सेल मेम्ब्रेन दिख सकती है और न्यूक्लियस का छोटा सा पोर्शन दिख सकता है, वो भी अगर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है सेल का तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखता। ओके, तो हमको उनको देखने के लिए उनके अंदर किसी टाइप का डाई डालना पड़ता है, बिकॉज दोज आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट। तो उसके अंदर हम कोई ना कोई टाइप का डाई डालेंगे। जब हम उसके अंदर किसी टाइप का डाई डालते हैं तो वो स्टेन लेता है। ठीक है, जैसे सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़े को दूसरा कलर बनाने के लिए वी पुट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑन दैट वाइट क्लॉथ। सो यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स के ऊपर हम लोग डिफरेंट कलर के डाइज डालते हैं सो दैट दे बिकम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उन्हीं डाइस को हम लोग स्टेनिंग बोल देते हैं, जिनसे हम स्टेन करते हैं। अब क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज करने के लिए हमको स्टेनिंग करनी पड़ती है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने एक तो क्रोमोसोम को स्टेन किया और दूसरा तुमने मान लो राइबोसोम को स्टेन किया। तो राइबोसोम ने कोई स्टेन नहीं लिया या फिर लिया तो बहुत ही लाइट स्टेन लिया। लाइक तुमने इसको ग्रीन कलर से स्टेन किया तो राइबोसोम बहुत ही ज्यादा लाइट ग्रीन कलर से स्टेन हुआ है। ठीक है, जबकि क्रोमोसोम जो है वो बहुत ही डार्क शेड से स्टेन हुआ है। तो इसीलिए इसको हम लोग डार्क स्टेन्ड बॉडीज बोल रहे थे। जब इनिशियली स्टेनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर साइंटिस्ट ने देखा, स्ट्रॉसबर्गर ने, तो उसने उसको नहीं पता था कि ये जो है वो क्रोमोसोम है या इट कैरीज डीएनए और समथिंग लाइक दिस। उसने उसको क्या नाम दिया? रॉड शेप डार्क स्टेन्ड बॉडीज। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि क्रोमोसोम में बेसिक डाई को लेके एफिनिटी है। उसने जो डाई यूज किया था वो बेसिक था। अच्छा, एसिडिक बेसिक के बीच में डिफरेंस पता है ना? कोई फटाफट बता दो, बताओ बताओ। ऐसी चीजों में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बोलो। मैम पीएच रेंज जिसका बिलो 7 होता है वो एसिडिक नेचर, और अगर अबव है तो बेसिक। ठीक है, ये एक वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज करेक्ट पीएच के हिसाब से। बट ऐसा क्या है कि फिर एसिडिक और बेसिक है तो फिर डीएनए से वो की एफिनिटी रख रहा है बेसिक डाई, एसिडिक डाई क्यों नहीं रख रहा है? थोड़ा प्रोटॉन्स के। मैम एच+ अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एसिडिक नेचर है, और OH अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इफ OH माइनस आयंस, अगर जैसे मान लो मैंने कोई भी कंपाउंड लिया, उसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया, if it is releasing H plus ions or protons, it is known as acid. If it is releasing OH minus, then it is basic. क्लियर है? इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन के ऊपर भी रहता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेसिक है। ये दोनों चीजें जेनेटिक्स में काम आती है। ठीक है, पीएच लेस देन 7 और मोर देन 7 जो है वो सॉइल साइंस में काम आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला चीज काम आएगा, याद रखोगे? यस मैम। ठीक है, तो देखो, अब इसमें बेसिक डाइस के लिए एफिनिटी क्यों है? क्योंकि डीएनए बेसिकली एसिडिक होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जुड़े हुए रहते हैं जो कि H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इधर से ये इसको हम लोग जो है वो डीएनए से हमको H प्लस आयन रिलीज हुआ और डाई से जो है वो OH माइनस आयन रिलीज हुआ। ये दोनों जो है वो वाटर फॉर्म करके निकल गए और बॉन्ड बन गया। आप लोग 11th-12th की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, जैसे ये अपना शुगर है, इस पे यहाँ पे H प्लस आयन है और दूसरा हमारा मान लीजिए कोई बेस है और उस पे OH माइनस आयन है। अब इन दोनों के बीच में अगर हमको बॉन्ड बनाना है तो हमको एक वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी ना। थोड़ा बहुत याद है केमिस्ट्री 11th-12th का? यस मैम। तो इस वैलेंसी को एम्प्टी करने के लिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और ये वैलेंसी एम्प्टी होके ये बॉन्ड बना लेती है और वाटर रिलीज हो जाता है। इसीलिए डीएनए एसिडिक रहता है और डाई
बेसिक रहती है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए हम लोग डीएनए या क्रोमोसोम को जो है वो बेसिक डाई से देख पाते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, इफ एनीबडी नीड्स मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग अगेन कि वापस समझना है या समथिंग लाइक दिस, तो डू लेट मी नो एट दैट पॉइंट ओनली, बिकॉज और भी एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, क्लास बिल्कुल मिस मत करना। जब भी हो क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। द रीजन बी, एक क्लास दूसरे से लिंक्ड रहेगी। एक टर्मिनोलॉजी अगर आपने यहाँ पर नहीं पढ़ी है तो नेक्स्ट टाइम मैं एक बार उसको एक्सप्लेन करी तो मैं नेक्स्ट क्लास में यही अज्यूम करके चलूंगी दैट यू हैव रेड दैट टर्म, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट टर्म अगेन। ठीक है, अभी जैसे मैं स्टेनिंग, बेसिक डाइज, ये सब चीजें बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट इन द नेक्स्ट क्लास कि ये क्या था क्यों था। इसीलिए क्लास नहीं मिस करना। अगर आपको लगता है कि हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज नहीं याद रहेगी, और लगता है क्या मतलब, जैसे ही क्लास एंड रहती है, हमारी वीक में 3 क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली मैं वीकेंड्स पे ही क्लास लूंगी, बिकॉज मेरे को फोन लैपटॉप कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं रहता है लैब के अंदर, एंड मुंबई में ट्रैवल इज अ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी उस चीज के ऊपर। तो टाइमिंग मेरा फिक्स नहीं रह पाता है, तो किसी दिन अगर मैं मान लो 7-7:30 तक घर आ गई तो मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल दूंगी एंड अपन 8:30 के अराउंड क्लास स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज सैटरडे को 2 क्लासेस और संडे को 1 क्लास, मतलब वीक में 3 क्लास तो रखनी ही है। ठीक है? ठीक है गाइस? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो यस आप लोग मैम। को रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ो। और मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी रहेगी बिकॉज कोर्स ज्यादा है, और कोर्स हमें ऐसा है कि कोर्स के पीछे इतना नहीं भागेंगे। यूजुअली 60-70 क्लासेस में कोर्स बहुत इजीली कवर हो जाता है, जेनेटिक्स का और प्लांट ब्रीडिंग का, वो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की ज्यादा पोर्शन कवर कर पाऊँ, जैसे बायोटेक्नोलॉजी भी मैं पढ़ा पाऊँ। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर पेस मेंटेन करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। और बायोटेक भी, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक में मैं सच में पढ़ाना चाहती हूँ, बिकॉज अभी बहुत क्वेश्चंस जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि अभी वो जमाना बदल गया कि जब ये घिसे पिटे क्वेश्चंस आते थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि जो इंसान आपको जेनेटिक्स का बेस बना रहा है वही इंसान आपको बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाए। तो थोड़ा सा मेरे साथ में कोप अप करना पढ़ाई के मैटर में, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, एंड आई एम डैम श्योर आप लोग 4th ईयर के अंदर हैं जो जो लोग, उन लोग को जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा। ये चीज मत सोच के चलना कि सिर्फ हम लोग जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लेते हैं काम हो जाएगा। जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर भी इक्वली फोकस करके चलना, अभी से बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। ये मत सोचना कि लास्ट में पढ़ना है, पहले पढ़ना है। और भी एक चीज बता देती हूँ, बुक्स वगैरह जो भी लगेगी वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगी, कौन सी बुक लेनी है, कौन से पोर्शन के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बाकी यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा। फिर से मैं बोल रही हूँ कि स्टडी मटेरियल जो भी मिलता है आप लोगों को कहीं से, नोट्स वगैरह, उसको थोड़ा कम प्रेफर कीजिए। रीजन बीइंग, मैं अगर नोट्स बना रही हूँ तो मैं उस नोट को किस हिसाब से बनाऊंगी कि ये चीज मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगी। ठीक है? या फिर जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर जो मुझे लगेगा कि मुझे इसमें रिविजन की जरूरत पड़ेगी, तो वो पर्सनल नोट सबके उस हिसाब से ही हो जाते हैं। तो वैसा ना करके अगर आप बुक से पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे और जितनी बार बुक को पढ़ेंगे ना, उतनी बार आपको कोई ना कोई नई चीज मिलेगी, और उतने आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। सो मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ कि बुक से पढ़ो। मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाए हैं, आई स्वेयर। 10th क्लास के बाद से मैंने नोट्स का कंसेप्ट ही छोड़ दिया था। बुक उठाओ, बुक से पढ़ो, सबसे बेस्ट रहता है। तो आप लोगों को भी मैं एडवाइस दूंगी कि हैबिट बनाओ बुक से पढ़ने की। आपकी स्पीड भी इंक्रीज होएगी, लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होएगी, आपकी समझने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होएगी, एंड यू विल बी एबल टू लुक एट थिंग्स विथ योर पर्सपेक्टिव रादर देन somebody else's पर्सपेक्टिव। ओके? तो जनरल एग्रीकल्चर अभी से पढ़ना चालू कर देना। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए
सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, नीमराज हुंडा और ये सब चीजें जो है लास्ट में रिवाइज करना, लास्ट के 2-3 महीने के अंदर। अभी अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आपने जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं ना, उन कोर्सेज का सिलेबस निकालना। उस सिलेबस में आपने जहां से वो सिलेबस कवर किया है ना, जिन बुक से, बेटर है कि उन नोट्स या उन बुक्स से ही वापस उस सिलेबस को कवर कीजिए, rather than reading all these books। आपका कोई पेपर नहीं रुकेगा अगर आपने ये काम अच्छे से कर लिया। एंड अभी आप लोगों के पास टाइम है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को इस चीज का एडवाइस कर दे रही हूँ। आपका एक भी पेपर नहीं रुकने वाला है, वेदर इट्स ICAR, वेदर इट्स BHU, वेदर इट्स एनी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एक भी पेपर नहीं रुकेगा अगर आपने अभी से कांटा। क्या बोल रहे हो? You want me to speak in English? हाँ, I'm trying to be bilingual only. So just take out the syllabus of your undergraduate course, okay, and just read the books and notes that you have already read for those courses. That will help you to get through any kind of exam. Okay. So start reading general agriculture. Don't delay in that. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2 टर्म हमने बहुत कॉमनली सुना होगा, लाइक होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दूसरा क्या रहता है इसका ऑपोजिट? बोलो। हेलो। होमोलोगस क्रोमोसोम का ऑपोजिट क्या होता है, बोलो। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। वही तो, इतना टाइम क्यों लगा दो बोलने में? ठीक है, तो homologous chromosome and non-homologous chromosomes are two things that we commonly है, like बहुत बहुत commonly ये words जो है, terms जो है, वो अपनी day to day life के अंदर use आते ही आते हैं। So what exactly are homologous chromosomes? So homologous chromosomes are exact copy of each other। मतलब अगर एक क्रोमोसोम है, उसका शेप साइज इस तरीके का है, तो when we make another photocopy of itself, जिसका शेप साइज everything is similar to the first chromosome, like this is A and this is B, एंड ए इज एंटायरली इक्वल टू बी, मतलब ए एंड बी दोनों जो है वो एकदम एक जैसे दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उनके अंदर। जीन्स आर केप्ट एट द सेम लेवल, लाइक इफ वी सी कि ए के अंदर जो है, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट है, लाइक सपोज 1 2 3 4 5 6, देन बी के अंदर भी at same loci, at same position, all the similar genes will be present। 1 2 3 4 5 6। सो एग्जैक्ट कॉपी, ऐसे कि जैसे कि somebody took a chromosome, फोटोकॉपी मशीन में डाला एंड उसका फोटोकॉपी निकाल के दे दिया। सो दैट इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, बट कलर्ड फोटोकॉपी। ठीक है, सो दीज आर आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजी, एकदम सेम दिखेंगे एक दूसरे के। ठीक है, जीन कंटेंट सेम रहेगा, लाइक जिसके अगर किसी के अंदर प्लांट हाइट का जीन है, so it will, the homologous chromosome will also have the gene of plant height only। अगर किसी के अंदर जो है वो फ्लावर कलर का जीन है, that will also have flower color gene only। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? इन द फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि एलील्स के अंदर। कोई एलील्स डिफाइन करेगा मेरे को? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। Yes. करेक्ट, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स? अगर हम लोग उस चीज को देखें, तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑल्सो यू कैन से, कॉन्ट्रास्टिंग और ऑल्टरनेटिंग। सो बेसिकली अगर हमारे पास में, इफ आई से दैट देयर आर ओनली 2 कलर्स इन द होल वर्ल्ड, एक है ब्लैक एंड एक है व्हाइट, ओके, तो वहां पर जो भी जीन कलर के लिए कोड कर रहा है, मींस अ जीन इज डेजिग्नेटेड टू कोड फॉर कलर, इट विल गिव कलर। ओके, कलर का जीन है C,
अब this gene can either give black color or it can give white color. Okay, so the gene is coding for a trait. What is the trait? Color. But वो color कैसा हो सकता है? Contrasting हो सकता है, दो different colors हो सकते हैं. Trait एक ही है. Like if we say कि कोई जीन है जो कि हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है, अब वो कोड तो हेयर कलर ही करेगा. अब ऐसा तो नहीं है कि कलर कोड कर रहा है तो वो हेयर की जगह आईब्रोज कोड कर दे, या फिर आईब्रोज हेयर की जगह जो है वो कान का कलर कोड कर दे. ऐसा नहीं होगा. है वो हेयर कलर का ही जीन, सो इट विल कोड फॉर हेयर कलर ओनली. बट इट कैन हैव कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स. लाइक किसी के ब्लॉन्ड बाल हो जाते हैं, किसी के जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, किसी के ब्राउनिश हो जाते हैं, किसी के ग्रेइश हो जाते हैं. So the gene is same, it will be located at the same loci, at the same position in the chromosome, but it can code for contrasting characters. That is known as allele. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Now how will you define dominant and recessive genes? So, sorry, alleles. If I say that one of the allele is dominant and another one is recessive. So on what basis, मैं किस basis पे ये चीज बोल सकती हूँ कि कैपिटल A डोमिनेंट है और स्मॉल a रेसेसिव है? हम डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा अपने आप को और रिसेसिव Based on एलील its expression, ma'am. थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हो डेफिनेशन में, छोटी सी चीज मिस आउट हो रही है. बताओ बताओ. एक्सप्रेस, इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इन F1 जनरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. देखो, कोई भी जीन जो है वो अगर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है या फिर फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है ऑफ द क्रॉस, then only it will be known as dominant. If it is expressing itself in the second generation, then it's possible कि उसके अंदर जो है वो क्रॉस कॉम्बिनेशन हुआ हो, क्रॉसिंग ओवर हुआ हो एंड न्यू फॉर्म्स बन गए हो. क्लियर? ठीक. Yes, अगर मेरे ma'am. पास में एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ. मेरे पास में मान लीजिए कि ये पेरेंट है, ओके, और दूसरा पेरेंट मेरे पास में ये है. अगर मैंने इन दोनों को क्रॉस करवाया, सो मेरे पास में एक ये वाला फॉर्म आएगा और एक ये वाला फॉर्म आएगा. करेक्ट? 50-50. करेक्ट? Yes, ma'am. Okay. So I don't know whether these are homozygous or heterozygous forms. So what will I do? मैं इनमें सेल्फिंग करवाऊंगी. I will. तो इसमें अगर मैंने सेल्फिंग करवाया, then I will get this. और इसमें अगर मैंने सेल्फिंग करवाया तो I will only get this. Correct? Yes, ma'am. Correct? Yes, From ma'am. this basis, we can find out कि whether that particular genotype was heterozygous or homozygous. पहली चीज तो हमको ये पता लग जाएगी. दूसरी चीज, since this capital A gene, it was able to express itself in this first generation, मतलब जब हमने दोनों पेरेंट्स का क्रॉस करवाया तब भी ये वाला जीन जो है ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा था, जबकि इसका ऑल्टरनेटिंग फॉर्म जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये डोमिनेंट है. अगर मान लो ये F2 जनरेशन में आ गया, तो F2 जनरेशन में तो रेसेसिव में भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा क्योंकि होमोजाइगस रेसेसिव हो गया है, और डोमिनेंट का तो ये एक्सप्रेशन देगा ही देगा.
तो हम लोग फिर यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट डोमिनेंट फॉर्म उसी को बोलेंगे विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। क्लियर है? यस मैं एक बार ये होमोलोगस क्रोमोसोम हमारा क्लियर हो गया, क्या होता है डोमिनेंट रेसेसिव फॉर्म क्या होता है, ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अभी मूव ऑन टू द क्रोमोसोम नंबर कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रोमोसोम नंबर। एंड क्रोमोसोम नंबर जो है वो हिस्टोरिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज दैट कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक रहता है, स्पीशीज डिफाइंड रहता है। तो हम लोग क्रोमोसोम नंबर के थ्रू भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइक किसका किससे क्रॉस कर सकते हैं, कौन सी स्पीशीज कंपैटिबल है, कौन सी स्पीशीज कंपैटिबल नहीं है, ये सब चीजें। ऑफस्प्रिंग जो है किसकी जो है वो फर्टाइल होगी, किसकी स्टेराइल होगी, ये सब चीजें जो है वी कैन फिगर आउट विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम नंबर ओनली। सो यूजुअली इफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, देन द टू क्रोमोसोम्स, द टू फॉर्म ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, किसी का आइकॉन मैम किसी का माइक ऑन है। द बैकग्राउंड। राहुल, राहुल बेटा अगर क्लास नहीं करनी है, नहीं पढ़ना है या समथिंग लाइक दिस, एटलीस्ट डोंट, दूसरों को डिस्टर्ब ना करो, बेटर रहेगा। यू आर नॉट इवन आंसरिंग मी। हेलो मैम। राहुल, हेलो। कौन बोल रहे हो? हाँ अभय अभय। मैम। मैम वापस ओके रिपीट कर दीजिए, इधर प्रॉब्लम बहुत आ रहा था इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, हाँ हाँ इट्स फाइन। सो बेसिकली टू सम अप, मैंने इतना बताया कि क्रोमोसोम नंबर जो है दैट कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी कैन फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज इट इज। क्योंकि हर एक स्पीशीज का जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। दूसरी चीज ये कि एज प्लांट ब्रीडर्स हमारे लिए क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम नंबर हम लोग इनिशियल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि वेदर the two species or two different plants that we want to cross वो एक दूसरे के साथ compatible होंगे कि नहीं होंगे, whether they will be able to produce fertile progeny or not। ये सब चीजें जो है हम लोग इनिशियल इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर के थ्रू गेन कर सकते हैं। ओके तो इंडिविजुअल के अंदर अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, देन one of the copies of chromosome will come from male parent, another copy will come from female parent। जैसे कि हमारे अंदर भी होता है, एक क्रोमोसोम का कॉपी जो है वो हमारे मेल पेरेंट से आता है, एक क्रोमोसोम का कॉपी जो है वो फीमेल पेरेंट से आता है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट केस रहता है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, अभी उसके ऊपर नहीं ध्यान देते हैं। ओके तो प्लांट्स के अंदर हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर जो कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है, इस चीज का टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ, जो बहुत ही स्पेसिफिक है, जैसे कि एक कल आप मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्ट्रॉबेरी का क्रोमोसोम नंबर बताएंगे। अभी कोई बता सकता है स्ट्रॉबेरी का क्रोमोसोम नंबर? सर्च करके ना बताओ। बताएगा कोई? हेलो हेलो, मैम नहीं पता। नहीं पता? ठीक। स्ट्रॉबेरी का क्रोमोसोम नंबर बेसिकली 56 होता है। ये नंबर आपको बहुत ही रेयर कहीं पे देखने मिलेगा कि 56 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और इसका रीजन क्या है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो ऑक्टाप्लॉइड होती है। प्लॉइडी वाला पार्ट भी अपन आगे और क्लियर करेंगे, तो मैं यहाँ पर बस एक बार बता रही हूँ। इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 रहता है। स्ट्रॉबेरी का आपके पास में दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक तो 56 भी हो सकता है, और एक जो अर्ली कल्टिवेटेड थी। देखो स्ट्रॉबेरी इज अ मैन मेड फ्रूट, ठीक है, स्ट्रॉबेरी डिड नॉट यूज टू एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट, इन नेचर। इसको प्रोड्यूस किया गया था, मैन हैज मेड दिस स्ट्रॉबेरी
आप लोग मुझे बताएंगे स्ट्रॉबेरी किसके क्रॉस से बनी है। ओके, तो स्ट्रॉबेरी के बहुत वेरिएबल फॉर्म्स क्रिएट हुए थे, तो वन ऑफ द फॉर्म्स, इवन स्टेबल फॉर्म्स, इवन हैड 38 क्रोमोसोम नंबर। तो आपके पास ऑप्शंस में दोनों में से कोई एक आएगा, या तो 38 आएगा या 56 आएगा, या फिर हो सकता है कि वो पूछ ले बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो 7 आएगा। तो एज आई सेड, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो स्ट्रॉबेरी इज वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस। तो याद रखिएगा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी इज 7। इट इज ऑक्टाप्लॉइड इन नेचर, दैट इज वाई अगर पूछा जाए कि 8n क्रोमोसोम नंबर या फिर एक्चुअल में स्ट्रॉबेरी का क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है, तो इट इज 56, या फिर 38 भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबेरी का क्रोमोसोम नंबर है। क्लियर है? यस मैम। तो क्रोमोसोम नंबर से हम लोग ये इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं क्रोमोसोम साइज के ऊपर। तो देखो, क्रोमोसोम्स, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर आप अभी कोई सेल उठा के देखेंगे, अगर वो डिवीजन फेज के अंदर नहीं है, इट्स नॉट प्री डिवाइडिंग, इट्स नॉट इन डिवीजन फेज, तो फिर उसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देंगे। क्रोमोसोम्स विल ओनली बी विजिबल व्हेन अ सेल इज इन डिवाइडिंग फेज और अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड। ओके, देन ओनली डीएनए विल अज्यूम द शेप ऑफ क्रोमोसोम और डिवीजन के लिए रेडी होगा वो। तो यूजुअली क्रोमोसोम्स जो है, अगर हमको ऐसे देखा जाए तो आपको ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह दिखेंगे, जो कि बिखरे हुए धागे हैं, लाइक थ्रेड्स विच आर स्कैटर्ड। Okay, they are not rolled into fine things, they are just scattered and kept everywhere, small parts. तो उसको usually chromosomes you will see like this, that also in a very high resolution microscope. ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर तो दिखेगा भी नहीं। व्यू क्रोमोसोम्स डिवाइडिंग फेज के टाइम पे दिखते हैं, तो क्रोमोसोम्स इंटरफेज के टाइम पे दीज आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। मतलब आपको इसका कुछ शेप नहीं दिखेगा कैसा दिख रहा है। कोई क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से रहेगा, कोई क्रोमोसोम जो है वो पूरा इस तरीके से रहेगा। ये ऐसे ऐसे नाम, भाई इलॉन मस्क से सब इंस्पायर हो गए हैं क्या? AB130 या जेनेटिक्स से इंस्पायर्ड है इतना ज्यादा? ठीक है, so this all kind of shape you will see in the chromosomes during interphase. अच्छा, सेल साइकिल थोड़ा बहुत तो जान रहे होंगे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, आगे क्या आता है? यस मैम। टेलोफेज। एनाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसके बीच में G1, G0, S फेज, ये जो इंटरफेज वाले पार्ट है, ये याद है? यस मैम, G1 G2 S, Yes, G1 ma'am. G2। G1, G2, S और G0, G0 भी होता है ना, रेस्टिंग फेज। यस मैम, यस मैम। तो Yes, ये वाले जो ma'am. इसमें से जो इंटरफेज आता है, तो दैट इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट। बेसिकली पहले साइंटिस्ट ने ये माना था कि इंटरफेज इज द रेस्टिंग स्टेज, मतलब उस टाइम पे जो है वो सेल रेस्ट कर रहा है, एंड मेटाफेज इज द बिजिएस्ट स्टेज। बट एक्चुअल में फिर बाद में पता चला कि इंटरफेज इज द बिजिएस्ट फेज, बिकॉज उस टाइम पे द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन, so it is gathering all the supplies। तो इंटरफेस जो है वो लॉन्गेस्ट भी रहता है और इसके अंदर क्रोमोसोम सबसे थिनेस्ट रहते हैं। इसका रीजन क्या है कि इंटरफेस के अंदर ही जो है वो क्रोमोसोम्स को मल्टीप्लाई होना है, रेप्लिकेट होना है। तो अगर क्रोमोसोम्स बंधे हुए रहेंगे, देन हाउ विल द एंजाइम्स गो एंड रेप्लिकेट देम? तो क्रोमोसोम्स नीड टू बी थिनेस्ट, एट देयर थिनेस्ट, सो दैट ईच एंड एवरी स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हर एक पार्ट डीएनए का जो है वो कॉपी हो सके या फिर उसकी कॉपी बन सके। That is why chromosomes need to be in their finest structure। फिर उसके बाद में आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड, सॉरी, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है एंड द क्रोमोसोम स्टार्ट टू एक्यूमुलेट देम। अभी मुझे एक बात बताओ कि क्या जरूरत है क्रोमोसोम की? ये लॉन्गेस्ट थिनेस्ट फॉर्म के अंदर ही, व्हाई कुडंट वी ट्रांसफर द डीएनए इनटू नेक्स्ट जनरेशन? कुछ जरूरत है? मतलब ये तो अपन अपना ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिए ना क्रोमोसोम बना के। अपन को तो कुछ हेल्प कर नहीं रहा है ये, बस आइडेंटिफिकेशन वगैरह में हेल्प कर दे रहा है, वो तो हम दूसरा तरीका भी ढूंढ लेते हैं। थिंक थिंक लाइक अ रिसर्चर, बताओ। मैम प्रोटीन फॉर्म करने के लिए। प्रोटीन फॉर्म करने का क्रोमोसोम से क्या रिलेशन है?
मैम डीएनए के अमाउंट को डबल करने डीएनए के का लिए। रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन क्रोमोसोम की फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता है, दैट इज व्हाट आई टोल्ड राइट नाउ। मैम डीएनए का बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो तो अगर क्रोमोसोम में बनेगा तभी तो बैलेंस की बात आएगी ना। क्रोमोसोम में बनेगा ही नहीं, इक्वली ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या ऐसा सोचा नेचर ने कि नहीं भाई मैं तो कॉम्प्लिकेट करूंगा चीजों को, क्रोमोसोम बना के देते हैं। To मैम जैसे maintain म्यूटेट हो रहा है genetic तो उसमें diversity गैमेट between फॉर्मेशन के लिए। species में। होल्ड ऑन भारती, तेजस्वी, मैम एक जन जैसे बोलो। हाँ, मैम जैसे कि सेल डिवीजन में अगर मियोसिस हो रहा है तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए। ओके, वन रीजन करेक्ट। तेजस्वी, व्हाट वर यू सेइंग? To maintain genetic diversity between species में। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्रोमोसोम से क्या रिलेशन है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। There is different genetic material in every chromosome. तो अगर क्रोमोसोम if it won't if the genetic material isn't present in the form of chromosome, then the genetic material will all be same, it won't differ. भारती ने काफी हद तक आप लोगों को हिंट दे दिया था, उसने काफी हद तक सही आंसर बोला है। बेसिकली क्रोमोसोम्स आर मेंट ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। बैलेंस वाला बात भी काफी हद तक सही था, बट उसका सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया उसको। तो बेसिकली अगर हमारे पास में इसी तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, क्या हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? लाइक इफ आई से कि तुम्हारे पास में चावल ले लो, ठीक है, चावल के दाने ले लो। अगर मैं बोलूंगी कि इस चावल के दाने को काउंट करके इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, वो ज्यादा सिंपल रहेगा, या फिर मैं बोलूंगी कि एक एक केजी जो है उसके पैकेट्स बना दो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ग्रेन्स आर गोइंग इन दैट 1 kg, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या ज्यादा इजी रहेगा? मैम 1 kg वाला। करेक्ट। तो मैम वन नेचर, करेक्ट, नेचर ने क्या किया है बेसिकली, डीएनए को पैकेज्ड फॉर्म के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इजी बनाने के लिए उसको एक पैकेज फॉर्म में अवेलेबल करवाया है, विच इज नोन एज क्रोमोसोम। दैट इज व्हाई क्रोमोसोम्स आर इम्पोर्टेंट। एंड ऑब्वियसली इन मेयोसिस क्रोमोसोम्स और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमें जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करना होता है। तो अभी समझ में आया कि पैकेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर मान लो कि हमने इतना पोर्शन इस डॉटर सेल को दे दिया, इतना पोर्शन दूसरी डॉटर सेल को दे दिया, तो हो सकता है इसके अंदर जो मान लो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर 100 जीन्स है, तो हो सकता है कि इसमें से 70 जीन्स जो है वो एक डॉटर सेल को मिल जाएंगे और 30 एक को मिल जाएंगे। अभी एक बात बताओ, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, एंड मान लो कि हमारे अंदर जो है आंख बनने का जीन ही नहीं आया, ब्रेन फॉर्मेशन का जीन नहीं आया, या फिर समथिंग लाइक दिस इज मिसिंग, और वो दूसरी साइड चला गया और डिग्रेड हो गया, so will it be able to work? We need all the essential genes to form an organism, and उन essential genes, to ensure that all those essential genes are transferred equally in all the daughter cells, we need what? Packaging. So that packaging is known as chromosome. Clear है? यस Yes, मैम। यस मैम। So क्रोमोसोम जो है वो अपना शेप अज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज ओनली, एंड एट दैट टाइम दे विल ट्राई टू कंटेन देमसेल्व्स, यानी कि वो उनको अपने आप को शॉर्ट करके एक पैकेज फॉर्म के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट हो जाता है वो प्रोफेज के स्टार्ट होने से पहले। अच्छा ठीक है, सेल डिवीजन पढ़ेंगे तभी बात बताऊँ। तो फिर प्रोफेज के बाद में फिर मेटाफेज आता है। मेटाफेज के अंदर जो है सबसे बेस्ट फेज रहता है वो टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स, बिकॉज मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को एक सिंगल लाइन के अंदर अलाइन कर लेते हैं।
ठीक है, इस टाइम पे आप क्रोमोसोम्स को सबको एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हो और आप कंपेयर कर सकते हो। एक अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा ये क्रोमोसोम है, तो इन दोनों को आपको, और एक क्रोमोसोम यहाँ है, आप माइक्रोस्कोप को फोकस करेंगे, पहले इसको देखेंगे, फिर फोकस करके इसको देखेंगे, तब तक आप भूल जाएंगे कि इसका शेप और साइज कैसा था और इसका शेप और साइज कैसा है, कैसे कंपेयर करें। तो सोचो, मेटाफेज के टाइम पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक साथ है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने बैचमेट्स की हाइट कंपेयर करनी है, तो ऐसे ही अगर आप इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे तो आप इतना अच्छा कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके सारे बैचमेट्स एक लाइन से खड़े हो जाएंगे तो आप उनको इजीली कंपेयर कर पाएंगे। मैम तो सिमिलरली Yes, ma'am. क्रोमोसोम्स के अंदर भी मेटाफेज के टाइम पे जब वो एक लाइन के अंदर जम जाते हैं, देन वी आर एबल टू क्लियरली सी कि कौन सा क्रोमोसोम जो है उसकी साइज कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी विड्थ कैसी है, उसका शेप कैसा है, एंड थिंग्स लाइक दिस। सो इफ एनीबडी आस्क्स यू, क्वेश्चन पूछे इस तरीके का कि विच इज द बेस्ट फेज और विच इज द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम, देन द आंसर ऑलवेज विल गो टू मेटाफेज। अगर मान लो मेटाफेज नहीं है ऑप्शन में, विच इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो आपका फिर नेक्स्ट जो गेस जाएगा वो जाएगा प्रोफेज के ऊपर, फिर एनाफेज के ऊपर। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, जाइंट क्रोमोसोम को हम लोग अभी इसी चैप्टर के लास्ट में थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। प्लांट्स में लॉन्गर क्रोमोसोम्स रहते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, दिस इज अ फैक्ट, इवोल्यूशनरी फैक्ट है। और मोनोकॉट्स में भी लॉन्गर क्रोमोसोम्स रहते हैं देन डाइकॉट्स। ठीक है, लॉन्गर द क्रोमोसोम लेसर इज द क्रोमोसोम नंबर। इट इज बट ऑब्वियस कि एक आप 1 किलो का पैकेट बना के बांट रहे हो, देन यू वुड नीड मोर पैकेट्स। इफ लाइक मान लो कि 3 पर्सन है ए बी सी, इनको आपको 5-5 किलो चावल देना है। अगर आप 1-1 kg के पैकेट में देंगे, देन यू वुड नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 5 पैकेट्स टू ईच ऑफ देम। अगर आप 5 kg का पैकेट बनाएंगे, देन यू वुड नीड टू डिस्ट्रीब्यूट जस्ट 1 पैकेट टू ईच ऑफ देम। सो obviously the longer the packaging, more DNA it will have and less number of chromosomes that particular organism will possess. Clear है? मैम एक बार और Yes. रिपीट कीजिए। Basically मान like you have, अगर मान लो तुम्हारे पास में 10 मीटर का DNA का मटेरियल है, अगर तुम इसको 10 पैकेट्स में या फिर 10 क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड करोगी, तो 1-1 मीटर ईच के क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, टोटल 10। अगर तुम इसको 5 पैकेट्स में डिवाइड करोगी तो 2-2 मीटर के बन जाएंगे 5 पैकेट। सो लेंथ लंबी हुई, 1 मीटर से 2 मीटर हुआ, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया। 1 मीटर के अगर क्रोमोसोम थे तो आपके पास में 10 क्रोमोसोम्स हो रहे थे, 2 मीटर के क्रोमोसोम्स आए तो आपके पास में 5 क्रोमोसोम्स आए। सपोज 5 मीटर के क्रोमोसोम्स होंगे तो आपके पास में 2 ही क्रोमोसोम्स आएंगे। तो लॉन्गर द क्रोमोसोम लेस इज द नंबर, मतलब जितना क्रोमोसोम बड़ा होते जाएगा उतना कम कम उनका नंबर होते जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अपन बाकी सब चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी वगैरह ये सब चीजें एक साथ ही पढ़ेंगे। आई गेस थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करना बेटर रहेगा, वरना आप लोग डर के भाग ना जाओ मैम बहुत ज्यादा पढ़ा दी करके। ठीक है, मैम और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल? रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी।